सामीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ गुलाम शबीर और आप देख रहे हैं अटक टुडे न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई काबिल डेंटल सर्जन डॉक्टर हिरा। ये सरकारी अस्पताल DSQ में इस वक्त अपनी जॉब कर रही हैं। सबसे पहले सवाल है कि अपने तालीमी पस मंज़र से और तजर्बे से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दें। मेरा नाम डॉक्टर हिरा राशिद है और मैंने अपना जो BDS की प्रोफेशनल जो डिग्री वो मैंने पंजाब डेंटल हॉस्पिटल लाहौर से हासिल की है और 2018 से मैं यहाँ पे एज डेंटल सर्जन काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए एज डेंटल सर्जन काम करते हुए। आपने निजी प्रैक्टिस के बजाय सरकारी अस्पताल में गरीब आवाम की खिदमत का फ़ैसला क्यों किया? एक्चुअली जो मेरे फादर हैं वो खुद भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो बस मुझे यही था कि BDS के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब भी करनी है और उसी के लिए मैंने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से मैं यहाँ पे बैठी हूँ एज अ डेंटल सर्जन। और गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जो पेशेंट एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है, वहाँ की खिदमत का भी हमें मौका मिलता है जो कि हमारा अपना फ़र्ज़ भी है कि जो हमने स्टडी की है वो किसी के काम आ सके, हमारी जो स्किल है मैक्सिमम लोगों के काम आ सके। ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे जो है हमारा बहुत अच्छा हमारा जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती है क्योंकि पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो है इमरजेंसी की मैनेजमेंट की टीम्स वो बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, और यहाँ पे टीम वर्क और टीम कोऑर्डिनेशन में हमारे जो स्किल्स हैं उनकी बहुत अच्छी ग्रोमिंग होती है। उनका जो है वो बहुत ज़्यादा हमारा एलेबोरेट हमारा जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। सरकारी अस्पताल में मरीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है। आप इस दबाव में अपना अखलाक और इलाज का मेयार कैसे बरकरार रखती हैं? जी, आपकी बात ठीक है, रश तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो इखलाक है वो तो अवली हर एक में अपनी तरजीह होती है ना अपने इखलाक को मेंटेन करना। पेशेंट से हम अच्छे इखलाक से बात करेंगे, उनकी तवज्जो से बात सुनेंगे तो उनका आधा मर्ज़ तो ऐसे ही जो है वो गायब हो जाता है और डॉक्टर्स पे जो उनका यकीन है वो भी अच्छा हो जाता है कि भई ये मेरी गौर से इन्होंने बात सुनी है, मेरा मसला इन्होंने पूछा है, मेरा मसला हल करने की कोशिश की है। और ये तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सिखाया जाता है कि पेशेंट जब बात करो आपने उनकी पूरी बात सुननी है, उसको पूरी तवज्जो से सुनना है और बड़ी तमीज़ के दायरे में रह के तरीके से उसको उसकी बात का जवाब देना है ताकि उसको उसके सारे मर्ज़ की भी समझ लगे, उसके इलाज की भी समझ लगे और उसका डॉक्टर पे एतमाद भी बहाल हो जाए। यहाँ पे क्वालिटी वर्क पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टीम्स हैं, प्रॉपर डेंटल टेक्नीशियन भी अवेलेबल है, स्टाफ पूरा हमारा अवेलेबल है, तो टीम वर्क के थ्रू हम अपना इखलाक और जो प्रोसीजर्स हैं उसको क्वालिटी को भी हम मेंटेन कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और वर्किंग है तो हो जाता है मैनेज। दांत में कीड़ा क्यों लगता है और दर्द की असल वजह क्या होती है? देखिए दांत में कीड़ा लगने की सबसे जो बड़ी वजह है ना वो दांत साफ ना करना। दांतों में जब मैल जम जाती है तो जो बैक्टीरिया है, जब आप फूड खाते हो आप रात सोने से पहले ब्रश नहीं करते तो वो एज अ एक्ट करते हैं बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया वहाँ पे जाके एक्ट करता है और दांतों में सुराख होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो सुराख डीप होने लगता है तो उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप रात सोने से पहले ब्रश करें, सुबह ब्रश करें, प्रॉपर ब्रशिंग और दांतों की जो सफाई है वो इस काम को बहुत कम हद तक बेहतर कर देती है। अब अक्सर पेशेंट्स हैं वो ब्रश करते भी हैं तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स यूज नहीं करते, कुछ सर्फेस दांतों की ब्रश कर ली, कुछ सर्फेस को ब्रश नहीं किया, जिसकी वजह से कोई ना कोई जो छुपी सर्फेस होती है दांत की वहाँ पे जाके कीड़ा लग जाता है। तो आप डेंटल फ्लॉस यूज करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स यूज करें। यूट्यूब में काफ़ी टेक्निक्स आती हैं ब्रशिंग टेक्निक्स, उसमें आपके गम्स भी इन्वॉल्व होने चाहिए, आपके टीथ भी इन्वॉल्व होने चाहिए, प्रॉपर आपकी ब्रशिंग होनी चाहिए, तो दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, काफ़ी हद तक ये मसला हल हो जाएगा। अगर मरीज दांत निकलवाने की जिद करे तो आप उसे दांत बचाने, फिलिंग या रूट कैनाल के लिए कैसे समझाती हैं कि इसके क्या फ़वाद हैं? देखिए हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि जो दांत बचाना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द एंड जो एंड स्टेज होती है वो दांत निकालना होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आपने दांत की फिलिंग जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेज है। आप अपना डॉक्टर से रेगुलर मुआयना करवाया करें 5 to 6 मंथ, खुद भी हम जब ब्रश करते हैं तो हमें अपने दांतों पे स्टेनिंग स्पॉटिंग नज़र आ ही जाती है। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें आप उसमें फिलिंग से दांत बच जाता है, लेकिन आप और डिले करते हैं तो वो कीड़ा नीचे गहरा होता जाता है जो पल्प को इन्वॉल्व कर लेता है तो दांत RCT की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उससे भी ज़्यादा स्टेज खराब हो जाए तो फिर लास्ट स्टेज है एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ। एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ से आपका जो नेशनल टूथ है वो लॉस हो जाता है, आपके जो बाकी दांत है वो उस खाली जगह पे मूवमेंट उनकी स्टार्ट हो जाती है, उनका जो अलाइनमेंट है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना जो नेशनल दांत है
उसको अर्ली स्टेज पे ही आप डिटेक्ट करें कि भाई मेरे इस दांत में मसला आ रहा है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए चेकअप के लिए। इनिशियल स्टेज में आपके पैसे भी कम लगेंगे, जैसे सरकारी अस्पताल में तो माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ट्रीटमेंट होता है, आपका दांत सेफ हो जाएगा। जब पेशेंट लास्ट स्टेज पे आता है तो फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारा जो कीड़ा है वो दांतों के रूट्स को, इवन के रूट्स के नीचे इंफेक्शन करके गैनोमा टाइप भी बना देते हैं, फिर तो एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई प्रोसीजर नहीं रह जाता। तो हम तो पेशेंट को यही गाइड करते हैं कि आप अपना चेकअप करवाया करें 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, या फिर आप जब भी देख रहे होते हैं अपना ब्रशिंग के दौरान आपको कोई स्टेन या कोई भी इस तरह का आपको कोई केरियस स्पॉट नजर आए तो आप डॉक्टर के पास आएँ और उसी टाइम आप अपने इस दांत को ट्रीटमेंट, डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि आपकी फिलिंग हो रही है, आप अपनी फिलिंग करवा लें तो वहीं पर क्लियर हो जाएगा। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों का दांत निकालने से पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर पेशेंट्स को आजकल हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हैं, जिसमें कि हमारे डाइट हो रहे हैं, तो हम हर पेशेंट का शुगर और बीपी लाजमी चेक करवाते हैं। 40 वक्त तो वैसे भी चेक करवाते हैं, बेशक वो डायबिटिक ना भी हो, हाइपरटेंसिव ना भी, उनकी स्क्रीनिंग भी हो जाती है। एक तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कि पेशेंट की स्क्रीनिंग भी सेम प्लेटफॉर्म पे हो रही है। और अगर शुगर ज़्यादा हो पेशेंट्स की तो फिर हम प्रोसीजर नहीं करते, दांत अवॉइड करते हैं हम दांत निकालना, क्योंकि हीलिंग बहुत डिलेड हो जाती है, उनकी जो जख्म है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर बीपी ज़्यादा हो, बीपी कंट्रोल ना हो, तो फिर भी जो है आपकी जो है अंदर रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, इंजेक्शन लगाने के बाद बीपी और ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। तो बीपी और शुगर कंट्रोल हो, मेंटेन कंडीशन में हो, तो तभी हम उस पेशेंट की जो है एक्सट्रैक्शन या जो भी प्रोसीजर करना हो, और आरसीटी तो हो जाती है, कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपी और शुगर, या जो भी इलेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर है उसके लिए बीपी और शुगर इंपॉर्टेंट है। हामला ख़वातीन के दांतों के इलाज और एक्सरे के हवाले से तबी असूल क्या कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जो आती हैं प्रेग्नेंट लेडीज हमारे पास, तो उनको यही होता है कि हमारा ये प्रोसीजर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में जो प्रोसीजर है डेंटल का, जो इलेक्टिव प्रोसीजर है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में सेफ है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने अपना दांत निकलवाना है या फिर आरसीटी करवानी है, आप आराम से सेफली करवा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इमरजेंसी कंडीशन में हम कर लेते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर में भी कर लेते हैं, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा जो सेफ कंसीडर किया जाता है। और इसमें जो एक्सरे है वो वैसे अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सरे ना करवाना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत है, इमरजेंसी है, उस पेशेंट को एक्सरे की ज़रूरत है, एक्सरे के बगैर प्रोसीजर मुमकिन नहीं है, तो फिर एक्सरे के भी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए लेड एप्रिन को यूज़ करते हुए एक्सरे हो सकता है। इतनी रेडिएशन नहीं होती, लेड एप्रिन यूज़ करते हुए आप एक्सरे करवा सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सेफ है वो सेकंड ट्राइमेस्टर ही कंसीडर किया जाता है। हमें ये बता दें मरीज़ों के आगाही के लिए कि जो आपके पास मरीज़ आते हैं दांतों की तकालीफ के, उनके कुछ चार्जेस भी हैं कि नहीं? जी चार्जेस हैं, बहुत माइनर से चार्जेस हैं, गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, ओपीडी स्लिप के चार्जेस हैं, और जो प्रोसीजर है फिलिंग आरसीटी उन सब के चार्जेस हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने तय किए हुए हैं वो चार्जेस हैं, माइनर हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है। जो सिंपल एक्सट्रैक्शन है वो उसके 15 रुपीज़ चार्जेस हम लेते हैं, और जो फिलिंग करते हैं उसकी 40 रुपीज़ लेते हैं, बेशक जोन से भी फिलिंग हो, मतलब हर तरह की फिलिंग के सेम चार्जेस हैं। आरसीटी की भी 80 रुपीज़ में आरसीटी हो जाती है, और जो स्केलिंग है वो 180 रुपीज़ में हो जाती है। और इसके अलावा जो ओपीडी की बाइट स्ट्रिप बनती है वो 50 रुपीज़ की बनती है। सर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है, जो कि जिनमें बोन कटिंग हो या दांत पूरा सर्जरी से है, उसका 100 रुपीज़ चार्ज है। मसूड़ों से खून आने और मुंह की बदबू का मुस्तकिल इलाज क्या है? देखिए मसूड़ों से जो खून आना है वो जिंजवाइटिस, जिसमें हमारी मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, तो इस वजह से होता है। ये प्रॉपर ब्रशिंग ना करने की वजह से होता है, प्रॉपर दांतों का ख्याल ना रखने की वजह से होता है। कुछ लोगों में मैदे के मसले की वजह से भी मसूड़ों में सोजिश स्टार्ट हो जाती है। तो मेन इशू देखा जाता है, आपकी प्रॉपर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, आपके दांतों के पीछे काफ़ी ज़्यादा मैल और कीड़ा जमा हुआ है, तो डॉक्टर डायग्नोज कर लेता है कि भी इस वजह से मसूड़ों में स्वेलिंग आई हुई है, तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाता है। बाज़ जो है फॉलिकुलर आपके स्टमक का इशू है, उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बनना, मसूड़ में स्वेलिंग हो सकती है, फिर उसके मुताबिक जो है उसके साथ साथ मैदे का इलाज किया जाता है, साथ साथ उसको ओरल हाइजीन की सारी बताई जाती है प्रैक्टिस कि आपने अपने साथ साथ मैदे का इलाज करना है, साथ साथ आपने जो भी उससे रिलेटेड मेडिसिन है वो हम उसको एडवाइस करते हैं। दांतों में ठंडा गर्म लगने की क्या वजूहत है? देखिए दांतों में जो ठंडा गर्म है वो दांतों में सबसे पहली बात है कीड़ा लगने की वजह से लग जाता है। दांतों में केरीज हो, स्पॉटिंग हो केरीज की, उनमें जो दांतों के ऊपर वाली लेयर है वो इन्वॉल्व हो जाती है, और जैसे ही कीड़ा दांतों की पहली दूसरी लेयर में जाता है तो साथ ही सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसको ठंडा गर्म लगना कहते हैं।
तो इसके अलावा मसूड़ों में स्वेलिंग हो, उसकी वजह से भी जो सेंसिटिविटी हो जाती है टीथ में, मसूड़े बैठना शुरू हो जाते हैं, हड्डी बैठना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों की जड़ें जो है एक्सपोज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी इसलिए डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है कि हर 6 मंथ्स के बाद, हर 4 मंथ्स के बाद अपने दांतों का मायना लाजमी करवाएं कि पेशेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। पेशेंट्स एंड स्टेज पे आते हैं जिससे दांतों में काम बढ़ गया होता है, मीन्स जो केरीज है वो पहली दूसरी लेयर पे छोड़ के तीसरी पल्प की लेयर तक चली जाती है और फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैं दोबारा से वही बात एक्सप्लेन करूँगी कि जैसे ही पेशेंट्स को अपने दांत में कोई एक्स्ट्रा स्टेनिंग, एक्स्ट्रा पिन पॉइंट कैल्कुलस या एक्स्ट्रा कोई उनको केरियस स्पॉट नजर आए जिसका दांतों में, तो उन्हें फौरन डॉक्टर के पास रजू करना चाहिए ताकि उनका इनिशियल स्टेज पे इलाज हो जाए। मसूड़ों की शदीद बीमारी जिसमें दांत हिलने लगते हैं, उसका कैसे इलाज करती हैं? देखिए, मसूड़ों की जो बीमारी है जिसमें दांत हिलना शुरू करते हैं वो उसे पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। उसकी 4 स्टेजेस हैं। जो पहली और दूसरी स्टेज है उसमें मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो उसमें हम डीप क्लीनिंग, डीप स्केलिंग और जो रूट प्लानिंग है उससे उसको रोका जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये तीसरी चौथी स्टेज में पहुंचती है तो फिर इसको दांतों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसका जो है उसको उस स्टेज में दांत निकालना पड़ जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू है कि पेशेंट को जब स्टार्ट में ही लाइट मोबिलिटी महसूस हो, हल्का सा दांत का हिलना महसूस हो, तो उसे डॉक्टर के पास आना चाहिए ताकि उस दांतों की जो डॉक्टर है वो अच्छी तरह मुआयना करे, उसकी रूट्स को देखे, उसके क्राउन को देखे, उसकी जो है गम की कंडीशन उसको देखे, ताकि उसके मुताबिक उसी टाइम उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सके, उस बीमारी को इनिशियल स्टेज पे रोका जा सके। बच्चों के दूध के दांतों की हिफाजत क्यों ज़रूरी है जबकि वो तो टूट जाते हैं? बच्चों के दूध के दांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके परमानेंट टीथ के लिए एज स्पेस मेंटेनर के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर वक्त से पहले हम दूध के दांतों को निकाल दें, जो पक्का आने वाला दांत है वो उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती है। जो टेढ़े मेढ़े दांतों का सबब ही ये है कि जब आप वक्त से पहले उन दांतों को निकलवा लेंगे या दूध के दांत खराब इतने कर लेंगे। हमारे बच्चों को नहीं ब्रश करवाते, वो कहते हैं ये तो छोटे हैं, इनको क्या ब्रश करवाना है। हालांकि जब दांत आपके मुंह में आ जाता है तो उसकी सफाई भी फर्ज हो जाती है। बच्चों के अपने ब्रश होते हैं, फिंगर ब्रश होते हैं, बच्चों की टूथपेस्ट आई हुई है मार्केट में आजकल बहुत अच्छी अच्छी। तो बच्चों के दांतों की सफाई उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है जब दांत मुंह में आते हैं। तो बच्चों के दांतों को बचाना, उनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो परमानेंट टीथ हैं उनके अलाइनमेंट में तासर ना हो, आपके परमानेंट टीथ ठीक रहें और आपके जो है दूध के दांत या स्पेस मेंटेनर के तौर पर करते हैं। ये कुदरती निज़ाम है। ये जब पक्का दांत आता है तभी खुद ही गिर जाते हैं और वो परमानेंट दूध की जगह पे आ जाते हैं। और लोगों का एक और कंसेप्ट है कि क्या सारे ही दूध के दांत गिरते हैं? तो जी, सारे ही दूध के दांत गिरते हैं। और ये 12 साल की उम्र तक के बच्चों की 12 ईयर्स की एज की प्रोसेस चलता रहता है। 12 ईयर्स की एज के बाद ही सारे परमानेंट 6 ईयर से आपका फर्स्ट परमानेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि 12 ईयर्स की एज तक मिक्स्ड डेंटिशन फेज चलता है। अक्ल दाढ़ का दर्द कब ख़तरनाक होता है और इसे निकालना कब ज़रूरी हो जाता है? जी, ये अकलदार के तो अक्सर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल आते हैं। पेशेंट्स अकलदार एक्चुअली ये जो है एक्स्ट्रा टूथ है आपके मुंह में। हर पेशेंट की सारी अकलदारें मुंह में नहीं आई होती। किसी की 1 आई होती है, किसी की 2 आई होती हैं, किसी की 4 की 4 आई होती हैं। अब इसकी अलाइनमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। किसी की अकलदार सीधी आती है तो वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती, उसको पेन महसूस ही नहीं होता। लेकिन किसी की अकलदार हड्डी में टेढ़ी पड़ी होती है जिसको हम इम्पेक्टेड बोलते हैं। किसी की अकलदार की पोजीशनिंग ठीक नहीं होती, किसी की अकलदार में कीड़ा लग जाता है, किसी की अकलदार ऐसी पोजीशन लेती होती है कि वो साथ वाला जो उसका सीधा दांत है, सेवन टूथ है, उसको भी अफेक्ट कर रही होती है, उसको भी खराब कर रही होती है। तो जब भी अकलदार की पोजीशन आप ऐसी हो कि जो साथ वाले टूथ पे प्रेशर डाल रहे हो तब भी उसका निकालना जरूरी है। उसमें इन्फेक्शन हुआ हो अकलदार में केरीज लगी हो तब भी उसको निकालना जरूरी है। इसके निकालने से कोई नुकसान नहीं है। अकलदार के निकालने से बाकी दांत मुतासर नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये टेढ़ा पड़ा रहे फिर ये साथ वाले दांतों को खराब कर सकता है। तो अकलदार का जो इन्फेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा पेन भी, काफ़ी अकलदार का जो इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पेन करता है। तो जैसे ही आपको अक्सर पेशेंट कहते हैं कि नहीं बस इसको ऐसे चलते रहने देते हैं, इसको ऐसे चलते रहने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी जो स्वेलिंग पास का हो जाए या इसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक साबित हो सकता है। अगर आपके अकलदार में मसला है तो आप टाइम पे डॉक्टर के पास आएँ। इसके लिए एक्सरे ज़रूरी होता है डिटेक्ट करने के लिए उसकी पोजीशनिंग। तो अगर डॉक्टर एक्सरे की डिमांड करे तो वो भी करवा लेना चाहिए। अक्सर पेशेंट कहते हैं एक्सरे के बगैर भी निकाल दें, लेकिन हर एक में अकलदार की सेम पोजीशनिंग नहीं होती, तो उसके लिए भी एक्सरे इम्पोर्टेंट होता है। अकलदार का जो है इन्फेक्शन भी बात खतरनाक हद तक इस तरह के साबित हो सकते हैं कि अकलदार के नीचे एक इम्पोर्टेंट फेशियल नर्व पड़ी होती है। तो जब इस सूरत हाल में अकलदार आए तो हम फिर फेशियल सर्जन के पास इस पेशेंट को रेफर कर देते हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं हमारे
डॉक्टर होते हैं वो इसको स्मूथली फिर इसको तो सिंपल हो अगर तो वो जनरल डेंटिस्ट भी करते हैं। तंबाकू और छालियाँ खाने वालों में मुंह के कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? देखिए तंबाकू और छालिया जो है वो लॉन्ग टर्म मुंह में डिफरेंट मसाइल पैदा कर देते हैं, जिसमें जो पहले छोटा मसला मैं आपको बताऊं वो है मुंह का खुश्क रहना। जब मुंह का खुश रहना, आपकी प्रॉपर सलाइवा प्रोडक्शन ना होना और मुंह में डिफरेंट आपके अल्सर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि स्टार्ट में बंदे को सिंपल अल्सर अल्सर भी लगे होते हैं जो कि स्टमक इशू की वजह से भी होते हैं। लेकिन अगर एक अल्सर आपका 14 दिन से ऊपर चला जाता है तो वो आपका फिर सिंपल अल्सर कम ही होता है। वो फिर आपको फ़ौरन उसको चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपका एक अल्सर 14 डेज़ से ज़्यादा टाइम ले रहा है, नॉन हीलिंग अल्सर उसको हम कहते हैं, या फिर आपके वाइट पैचेस मुंह में बनना शुरू हो गए हैं, आपके जो गम्स की अंदरूनी साइड है उस पे आपको वाइट लकीरें नजर आ रही हैं, आपकी जुबान की जो शेप है या आपकी जुबान के ऊपर जो है डिफरेंट कलर्स के पैचेस बन रहे हैं, आपके अंदरूनी मसूड़ों में डिफरेंट कलर के पैचेस बन रहे हैं, या अल्सर कुछ छाले मुंह में ऐसे बन रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से आपके हील नहीं हो रहे हैं। काफ़ी अरसे का मतलब है कि 14 टू 20 डेज से अबव का टाइम गुजर गया, आप 1 मंथ से कर लें, तो फिर ये खतरे के अलामात हैं। फिर आपको अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसके फिर आगे पूरा एक चेकअप प्रोटोकॉल है जिसमें उसको सारा बायोप्सी वगैरह की जाती है और उसको रिपोर्ट में भेजा जाता है फर्दर डिटेक्शन के लिए कि इसका क्या इशू है, तो इस तरह। अगर दांत निकलवाते वक्त जड़ अंदर टूट जाए तो एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात है कि दांत निकलवाते हुए अक्सर जड़ टूट ही जाती है, तो डॉक्टर को बिल्कुल परेशानी होना चाहिए और पेशेंट को भी बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये आम मसला है। अक्सर जो आपके जिसको लोग दाढ़ें बोलते हैं, जो आपके लास्ट वाले टीथ हैं मोलर टीथ, उनकी मल्टी रोटी टीथ होते हैं। बाज़ का उनकी पोजीशनिंग ऐसी होती है कि दांत निकालते हुए जड़ टूट ही जाती है, तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। रूट इजेक्टर्स हैं, रूट टिप इजेक्टर्स हैं, तो वो कोई मसले की बात नहीं है, वो निकल आता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। हम बिल्कुल पैनिक नहीं करते, निकाल लेते हैं, हमारा रोज़ का काम है। हमारे सरकारी अस्पतालों के डेंटल यूनिट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी क्या तजावीज़ हैं? अच्छा, हमारे जो हॉस्पिटल का डेंटल यूनिट है माशाल्लाह, हमारे डेंटल यूनिट अच्छे हैं, वर्किंग कंडीशन में भी हैं और उनमें सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अब जैसे मेरे रूम में जो डेंटल यूनिट है उसमें एलईडी भी लगी हुई है, स्केलर सेक्शन सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और है भी अच्छी क्वालिटी की, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला आ भी जाए तो हम अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एप्लीकेशन लिख देते हैं, 3-4 डेज में मसला रिजॉल्व हो जाता है। तो मैक्सिमम जो हमारा यूनिट है वो तो वर्किंग कंडीशन में ही रहता है। दांतों का जो अमराज हैं, जो मर्ज़ हैं, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसमें आपके सीनियर डॉक्टर जो हैं, मैडम निगत चौधरी और डॉक्टर साकिब, कितना आपसे ताउन करते हैं? नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और उनके ताउन की वजह से शायद आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि इंडिपेंडेंटली भी सब कुछ कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और शुरू से ही करते हैं। मतलब कोई भी पेशेंट ऐसा हो जो हम ना डील कर पा रहे हो या हमें उस टाइम ना समझ लगी हो कि हमें इससे किस तरह डील करना है, तो मैडम मेरे साथ बैठी होती है, वो फ़ौरन उस पेशेंट को डील कर लेती हैं। या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे हमें लग रहा हो कि भई ये अब हमारी अप्रोच से बाहर है, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा काम करते हैं। डॉक्टर साहब के भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर हिरा राशिद, बड़ी तफसील के साथ दांतों की जो बीमारियां हैं उनके मुतल्लिक और उनके इलाज के मुतल्लिक इन्होंने तफसीली इंटरव्यू दिया है। उम्मीद है आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को डेंटल सर्जन के ऑफिस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।